योग किसी धर्म का नहीं, स्वास्थ्य का विज्ञान है। शरीर से मन को और मन से आत्मा को जोड़ने का विधान है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम योग और जीवन में। दर्शकों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक व्यक्ति मन को शांत और शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए योग करता है और रोटी कपड़ा मकान के बाद आज योग ने अहम स्थान बना दिया है। हमारा जो आज का विषय है वो शीत ऋतु में उभरते रोग पर आधारित है और हमारे साथ स्टूडियो में इस खास बातचीत के लिए मौजूद है निधि सागर जी। निधि सागर जी ये एक सर्टिफाइड इंटरनेशनल NLP ट्रेनर है और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट भी। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रिया। और साथ ही हमारे साथ हमारे डेमोस्ट्रेटर भूपिंदर जी मौजूद हैं जो कि हमें आसन और प्राणायाम का डेमोस्ट्रेट करके बताएंगे। आपका भी हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि मैम अभी हमने बात किया, हमारा जो आज का विषय है वो शीत ऋतु पर आधारित है। आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि शीत ऋतु में ऐसे कौन से रोग हैं जो सबसे ज़्यादा पनपते हैं। शीत ऋतु का नाम ही पकड़ लेते हैं प्रिया सबसे पहले जी। तो शीत ऋतु में सर्दी का मौसम, सर्दी के मौसम में सर्दी से रिलेटेड खांसी ज़ुकाम तो एक आम सी बात है जी। तो सर्दी ज़ुकाम में खांसी और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका लंग्स को होता है, राइट। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम किस तरह से अपने आँखों, कानों को, नाक को किस तरह से हेल्दी कर सकते हैं और वो योग के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे खांसी, जुखाम, बुखार ये सबसे ज़्यादा पनपते हैं, तो योग में शुद्धि क्रिया बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शुद्धि क्रिया कौन सी ऐसी क्रिया हमें करनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी जो है वो फ्रेश हो, शुद्ध हो और क्लेंज हो हमारी बॉडी? ऐसी कौन सी क्रिया करनी चाहिए? ईयर्स, नोज और थ्रोट के लिए सबसे पहले हमको जल नेति एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शुद्धि क्रिया है जी। इसको अगर हम रोज़ करें अपनी लाइफ में, इसका एक नॉर्मल एक नियम बना लें तो उससे सर्दी की ये प्रॉब्लम्स तो आने से हमसे ही दूर भागने लग जाएंगी। तो हम क्यों ना देख लें एक बार किस तरह से ये जल नेति करी जाती है और जल नेति का इम्पैक्ट सीधे सीधे हमारे कानों पे, नाक पे, गले पे, फेफड़ों पे और इसके साथ साथ इवन ब्रेन पे किस तरह से हमें इम्पैक्ट करता है और हमें मदद करता है। तो जल नीति के लिए हमें क्या क्या हमारे पास होने चाहिए, सामान क्या होना चाहिए, किस तरह हमें जल नीति करनी चाहिए? हाँ, तो जल नीति के लिए एक स्पेसिफिक एक लोटा होता है जल नीति का जी। वो अगर हम ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि उसमें एक नोजल रहती है जिससे डायरेक्टली पानी, जल नीति का मतलब पानी नाक से डालकर नाक से ही निकालना, तो वो नोजल सीधे नाक पे टच करती है और वहाँ से निकलता है। तो इसमें ल्यूक वार्म वाटर, थोड़ा सा कोसा पानी और उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब नमक डाल के हम सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। और एक नाक से इस दौरान खास ध्यान हम ये रखेंगे कि हम मुंह से सांस ले रहे हैं, नाक से सांस नहीं ले रहे हैं जी। सो जैसे हम सर को देखेंगे करते हुए नीति, वो राइट नॉस्ट्रिल से शुरू करेंगे जी, मुंह खुला रखेंगे अपना जी और नाक से पानी अंदर जाएगा। ये कौन सा नॉस्ट्रल पहले हम यूज़ करेंगे? राइट नॉस्ट्रल से हमें जल नीति स्टार्ट करनी चाहिए या लेफ्ट नॉस्ट्रल से हमें पहले करनी चाहिए? हम एक तो अपने सांसों को किस तरह से कौन सी सांस चल रही है वो चेक कर सकते हैं, पर अगर राइट नॉस्ट्रल से पकड़ लें या लेफ्ट नॉस्ट्रल से अगर हम कर रहे हैं तो हमको कर लेना चाहिए। हमें उसमें इतना ज़्यादा ना जाए, मतलब जिसमें ज़्यादा सांस हमारी चल रही है जिस नॉस्ट्रल से उस टाइम उससे कर सकते हैं, करना चाहिए जी। इससे क्या क्या फायदे हैं मैम? क्या मतलब साइनस की प्रॉब्लम, साइनसेस जब हमारे ब्लॉक हो जाते हैं, यहाँ पे रेशा जम जाता है, तो जल नीति के समय ये सारा का सारा बाहर अपने आप ऑटोमेटिकली निकलता रहता है। उस समय खास ध्यान ये रखना चाहिए कि सांस किस तरह से आप मुंह से ले रहे हैं, बट वो नॉर्मली बड़े नॉर्मल तरीके से दूसरे नॉस्ट्रिल से पानी निकलने लग जाएगा। यदि कोई पर्सन स्टार्टिंग में ये करता है तो कितने टाइम में परफेक्ट हो जाएगा, या क्या सीखना उसे कहीं किसी योगा इंस्ट्रक्टर जो है उनके सामने ही ये सीखना चाहिए या अकेले में भी कोई घर पे ये कर सकता है ट्राई? सही तो यही रहेगा कि एक टीचर हो
क्योंकि टीचर आपको सही तरीके से बता पाएंगे कि किस तरह से आपको करना चाहिए। तो आजकल तो आसान भी बहुत हो गया, आप ऑनलाइन भी टीचर से सीख सकते हैं, पर 1-to-1 अगर टीचर से सीखें तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि आपको प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है, किस तरह से आप कर रहे हैं। राइट। तो शीत ऋतु में उभरते रोग जो आपने बताए कि खांसी जुकाम है, जिसके लिए हमें क्रियाएं सबसे पहले करनी चाहिए। क्रियाओं के बाद अगर योग में आते हैं तो आसन पे आते हैं। तो हमारी बॉडी जो है उसमें शीत ऋतु में कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करती हैं शीत ऋतु में, और कौन से आसन हमें उसके लिए करने चाहिए? मौसम के ठंडे होने की वजह से और हवा भी काफ़ी चलती है इस समय, तो हमारी बॉडी में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। सर्दियों में पाया जाता है कि वात जो है वो वाला दोष उभरने लग जाता है। वात डायरेक्टली जो लिंक रखता है वो हवा से रखता है। तो हमारे शरीर के अंदर भी हवा चलती है। हवा को कैसे समझे हम? जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो भी हवा की वजह से, वात की वजह से चलता है। हमारे शरीर में जो ऊपर स्किन में जो टेंडरनेस रहती है वो भी वात के दोष के होने की वजह से उसमें ड्राइनेस आने लग जाती है। तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो सर्दियों में स्लो डाउन होने लग जाता है पूरा का पूरा बॉडी। आपकी मूवमेंट में लेजीनेस आने लग जाएगी, आपके बिहेवियर में, तो वो सीधा डायरेक्टली एक समझ आ सकती है कि ये वात की वजह से हो रहा है। अब जब वात की वजह से हम अपनी बॉडी को स्लो डाउन होता है इस तरह से देखेंगे तो क्या होगा, नॉर्मली नेचुरली जोड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स समझ में आएंगी। ये मान के चलना चाहिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को प्रॉब्लम आए, ठीक है, ये स्टेट ऑफ माइंड पे भी बहुत डिपेंड करता है जी। और मैं अपने आप को एक दिन समझा रही थी, वो ये कि सर्दी की जकड़न और मन की अकड़न बहुत अच्छी बात आपने कही। जोड़ों की पकड़न, तो ये सारे के सारे आप इस तरह से अगर समझें सो तो जॉइंट्स जिस तरह से इम्पैक्ट होते हैं। सो नॉर्मली देखा जाएगा कि अगर किसी को आर्थराइटिस है तो वो दर्दें बढ़ जाएंगी, घुटनों की दर्दें हो सकता है बढ़ जाएं। सर्वाइकल जो नेक है, सबसे ज़्यादा मूवमेंट रहती है नेक और शोल्डर्स वाले एरियाज में, ये वाली प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एनहांस हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं। जरूरी नहीं कि आए, ये हमें बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि सर्दी आई है तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी। जो स्वस्थ इंसान है उसमें कैसे आएंगी? तो इसमें हमें माइंड से रिलेटेड और बॉडी से रिलेटेड लिंक समझ में आएगा, किस तरह से स्लो डाउन होने लग जाता है। सर्दियों में ये ज्यादा बीमारियां बढ़ जाती हैं, आने से ये पूरा टाइम आपके चल रही है, पर सर्दियों में और ज्यादा इफेक्ट करती हैं। तो कौन से आसन करने चाहिए? तो आसन से पहले हमें बॉडी को तैयार करना चाहिए। जैसे हमने शुद्धि क्रिया करी, तो उससे पहले कुछ सूक्ष्म व्यायाम है जो हाथों को, रिस्ट को मोड़ के, घुमा के, कंधों को घुमा के, पैरों की एड़ियों को घुमा के, इस तरह से तो हम बॉडी को थोड़ा सा लूज करेंगे जी। तो जो आसन एक बारी जब लूज करके बॉडी को प्रिपेयर करके इस तरह से हम आसन की तरफ बढ़ेंगे। सो आसन में सबसे हमने जो आज के टाइम में स्पेसिफिकली जो सर्दियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सोच के आसन सोचे हैं, वो एक फ्लो में करे जा सकते हैं बड़े आराम से। और ये सारा का सारा जो ये 4-5-6 आसन हम करेंगे, वो आप नोट करेंगे कि कंधों से लेके, घुटनों से लेके, थाइज, बैक, सबको पूरी बॉडी को एड्रेस करते हैं। तो घुटनों की हेल्थ हो गई, आपकी गर्दन और कंधों की हेल्थ होगी, जो कि सर्वाइकल है। बैक मतलब मेरा तो खुद एक एक्सपीरियंस रह चुका है पिछले साल में, वात का अटैक। सबने मुझे बोलना शुरू कर दिया, मुझे पीठ में बहुत तेज दर्द हो गया था लास्ट ईयर, तो सबने मुझे बोलना शुरू कर दिया, स्लिप डिस्क है, तुमने बाल्टी उठाई, ये किया, वो किया। नेचुरली आपकी बॉडी अकड़ी हुई है सर्दियों की वजह से, तो जरा सा भी अगर आपने भारी चीज उठाई तो इम्पैक्ट एकदम आएगा। तो आम जनता की सोच में यही होगा कि ये भार उठाया तो प्रॉब्लम आ गई, पर वो नहीं था, वो वात का अटैक था। वात में और भी क्या होता है कि आपकी जो मसल्स होती हैं वो नॉर्मली ऐसी टाइट रहनी चाहिए, जैसे घुमा हुआ क्या होता है वो तौलिया जिसको आप निचोड़ रहे हैं, तो वैसा होना चाहिए मसल्स। बट क्योंकि वात का अगर डिसबैलेंस हो जाएगा तो आपकी मसल्स भी लूज होने लग जाएंगी। आपने कहा कि आपकी सर्दियों में आपको भी प्रॉब्लम आई डिस्क की, तो क्या आपने कौन से ऐसे आसन किए कि वही आसन आपने किए या आपने कुछ और भी क्रियाएं करी
किस वजह से आपकी ठीक हो गई? स्पाइन से रिलेटेड बहुत सारे आसन हैं और जो हम अभी करने वाले हैं वो जो हमारे दर्शक देखेंगे भी वो एक्चुअली वो सारे के सारे आसन बहुत हेल्प करेंगे। और हमारे टीचर कहते हैं कि हमारी जो उम्र है वो हमारी स्पाइन की हेल्थ से डिटरमिन करी जाती है। जितनी हेल्दी हमारी स्पाइन उतनी हेल्दी हमारी बॉडी, उतना हेल्दी हमारा माइंड, बिकॉज ये सारा कनेक्टेड है। तो हम आसनों की तरफ सीधा बढ़ते हैं। जी, तो अगर हम आसन की बात करें, आपने बताया कि स्पाइन की प्रॉब्लम हो या बैक डिस्क की हो, तो इसके लिए आपने बहुत सारे आसन किए जिससे आपको फ़ायदा हुआ। तो अगर हम आदर्श एक जो टाइम होता है योग करने का वो 30 से 40 मिनट माना जाता है। कोई भी व्यक्ति जो है वो 30 से 40 मिनट एक आदर्श समय माना जाता है। पर अगर हम तीनों अवस्था की बात करें, बच्चा, बुजुर्ग और युवा, तो उसमें क्या ये अवस्थाओं का जो समय है ये एक ही रहेगा कि बच्चा भी इतने टाइम के लिए करेगा, बुजुर्ग भी इतने टाइम के लिए, या युवा भी इतने टाइम के लिए? क्या टाइम पीरियड क्या रहेगा, अवधि क्या रहेगी? अवधि में हमें अपनी कैपेबिलिटी को समझना चाहिए किस तरह से है। जो युवा अवस्था होती है उसमें जाहिर सी बात है कि आप ज़्यादा कर सकेंगे क्योंकि आप में स्टैमिना ज़्यादा है, आप ज़्यादा एक्सरसाइजेस कर सकेंगे। सो अवधि 30 से 40 मिनट तक ठीक रहेगी। बुजुर्ग हैं, करना तो चाहिए क्योंकि बॉडी में मूवमेंट चाहिए और खासकर सर्दियों में तो 20 मिनट 15 मिनट भी कर ले तो बहुत है। इसके साथ अगर वो वॉक ऐड कर लें अपने नॉर्मल वॉक, ब्रिस्क वॉक ना भी करें, नॉर्मल वॉक करें, चलते रहें, तो हर मसल में वॉक एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हर किसी मसल को आपकी एक्टिवेट करके या उसमें रखती है हेल्थ उसमें। सो वॉक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है। बच्चे जो हैं, छोटे बच्चों में इतना ज़्यादा उनको सिखाने तो चाहिए प्राणायाम आसन वगैरह, बट ऐसा नहीं है कि उनको इतनी ज़्यादा अग्रेसिव एक्सरसाइज करनी चाहिए बिकॉज बॉडी इज ऑल्सो एक स्टेज फॉर्मेशन के स्टेज में है। तो हाँ, जैसा आपने कहा कि सूक्ष्म व्यायाम पहले करनी चाहिए, उसके बाद कोई आसन पे हम जा सकते हैं। करेक्ट जी। प्राणायाम जरूर करा सकते हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट हाँ बच्चों के लिए वो काफ़ी फायदे की चीज़ है क्योंकि बॉडी भी थोड़ी खुल जाएगी, मूवमेंट भी है, क्योंकि आजकल तो बच्चे सिर्फ फ़ोन में ज़्यादा या इंडोर गेम्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो बाहर या आसन आप सीखते हैं या योगा आप करते हो तो डेफिनेटली हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इफेक्टिव और हेल्पफुल होगा। आपने जो फ़ोन की बात करी, फ़ोन की बात से एक और चीज़ मुझे ये समझ में आती है कि नॉर्मली फ़ोन से हमारा पॉस्चर क्या होने लग गया है जी। तो ऑब्वियसली पॉस्चर से मैं किसी और डायरेक्शन में जा रही हूँ। सो नॉर्मली हम क्या होता है, फ़ोन पकड़ा है तो हम इस तरह से बैठे हैं। मान लीजिए आपने मुझे पहली बार देखा, मैं बैठी हूँ किसी कमरे में, आप आते हैं और मैं ऐसे करके बैठी हूँ या सिर झुका, मेरी बॉडी झुकी, आपका पहला सवाल मुझसे क्या होगा? क्या हो गया, क्या परेशानी है, क्यों इतने दुखी दिख रहे हो? अगर आपने मुझे सामने से देख के ये समझ लिया कि ये बॉडी का पॉस्चर जो है वो दुख या सैड है, तो क्या खुद की बॉडी नहीं समझेगी? जी। खुद की बॉडी भी तो समझेगी ना कि इसको तो कोई प्रॉब्लम है। सो इससे डिसबैलेंसेस शुरू हो जाएंगे क्योंकि माइंड जो है वो बॉडी में कुछ ऐसे काम करना शुरू कर देगा जो कि इंसान नॉर्मल खुश है, फ़ोन देख रहा है, बट वो हार्मोन्स उस तरह से रिलीज होने लग जाएंगे। तो वो पॉस्चर बहुत ज़रूरी है हमारा। साथ में हम ये वाला जो कंधा है, हम सर्वाइकल की बात कर ही रहे थे क्योंकि सर्वाइकल की पेन बढ़ जाती है। माइंडसेट कैसे मैटर करता है? हमने जैसे समझा कि कोई है जिसपे जो बड़ा अच्छा है काम करने में, तो उसको जेन्युइनली ज़्यादा काम देना शुरू कर देंगे लोग। धीरे धीरे मन में काम बढ़ जाएगा और काम करने का समय तो वही रहेगा, लेकिन काम हमारा करने वाला बढ़ जाएगा। डेडलाइंस वगैरह हैं जो मीट करनी होंगी। नाउ एक तो टाइम था जब हमने बड़ी खुशी खुशी वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेप्ट कर ली जी, पर एक टाइम आ जाएगा जब टाइम क्रंच शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा? मुझसे बात मत करो, मुझे काम है, मुझे बात काम है, वो नॉर्मली बॉडी झुकने लगेगी। माइंड में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसने शब्द बदल दिया और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का शब्द बन गया बोझ जी। जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी माइंड में बोझ बन जाएगी, अब हम स्टेटमेंट समझते हैं अपनी लैंग्वेज में। इंग्लिश में स्टेटमेंट सेंटेंस बोला जाता है शोल्डरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जी, या इस रिस्पॉन्सिबिलिटी या इस काम की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से सीधा जो लिंक है बॉडी का वो है कंधे। तो जैसे ही वो बोझ बनेगा वो बॉडी ड्रूप करने लग जाएगी और सर्वाइकल नॉर्मल तरीके से उस स्थिति में आ जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि कोई एज रिलेटेड प्रॉब्लम है
लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम बोल सकते हैं, बट ये माइंड में जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी बोझ, सो ये जो C1 to C7 जितने हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं, वो इम्पैक्ट करेंगे। सो ये सारी चीज़ें माइंड और बॉडी, और मैं ये समझती हूँ कि योग से जितनी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ आती है माइंड वो बॉडी में नेचुरली फ्लो करेगी, वो तब जब आप योग को यहाँ पे समझने लग जाएंगे। हाँ, ये मेरा भी योग तो समझने का ही और अपने बॉडी में धारण करने का एक है। तो किस तरह से एक्सरसाइजेस तो कभी भी पकड़ते हैं। हाँ, वो तो है कि थॉट प्रोसेस अगर आपके माइंड में पहले चलेगा, उसके बाद ही आपकी बॉडी वैसे रिएक्ट करने लगेगी। जिस तरह से आपका मन है वैसे ही तन भी रिएक्ट करेगा। वो तो मुझे बड़ा कूल लगता था पहले, ओ मैं योगा कर रही हूँ, तो वो मैं कूलनेस की वजह से योगा करती थी। अब मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कितना मेरी पर्सनालिटी में चेंज आया है, शिफ्ट आया है, कितने मुझे हेल्थ बेनिफिट्स हुए हैं इसकी वजह से। सो ब्लड प्रेशर भी हाई होता है, मुझे भी ब्लड प्रेशर की शिकायत रह चुकी है। मैंने कुछ 4-5 साल बीपी की मेडिसिन खाई हैं, लेकिन योग में आने के साथ और उसके बाद नॉर्मल नेचुरल तरीके से वो कब दवाइयाँ खत्म होगी पता भी नहीं चला। बट अदरवाइज ब्लड प्रेशर के लिए कहा जाता है कि ये पूरा टाइम दवाइयाँ चलेगी, आपको खानी पड़ेगी जी। वो भी एक माइंडसेट सेट हो जाता है जी। लेकिन वो मेरे लिए बदला। दर्शकों, सेहतमंद रहने के लिए जागरूकता का स्तर कभी भी कम नहीं होना चाहिए। जो शिक्षित है वही जागरूक है। अगर निधि जी हम बात करें जागरूकता की, तो किसी भी क्षेत्र का पहला कदम होता है जागरूकता। तो हम ऐसे कौन से, आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से कदम होने चाहिए जिससे हमारा जो युवा है, जो हमारे दर्शक है, वो पहले ही जागरूक रहे, शीत ऋतु में कौन सी बीमारी आने वाली है, और योग के प्रति शिक्षित हो, ताकि वो इन सब बीमारियों का सामना ना करना पड़े? देखिए, एक चीज़ तो हमें समझनी पड़ेगी ना, शीत ऋतु कब आई? जब धरती सूर्य के आसपास घूम रही है, तो ये ऋतु परिवर्तन हो रहा है, ऋतुएं चेंज हो रही हैं। तो दैट मीन्स जितना जो इम्पैक्ट मौसम में हम फील कर रहे हैं जी, ठंड या गर्मी या जैसे भी ऋतु बदल रही है, वो हमारी बॉडी में भी तो इम्पैक्ट होगा ही होगा ना। सो सबसे पहले जागरूक तो ये रहना चाहिए कि हम हर वो चीज़ पूरा साल नहीं कर सकते जो हम तब हर महीने मतलब सीजन के हिसाब से हमें, क्योंकि हमारे देश में तो ऋतुएं हर 2 महीने में बदलती हैं। तो किस तरह से हम अपने बॉडी को प्रिपेयर करें, ये जागरूकता सबसे इम्पोर्टेंट है। कि सर्दी आई है तो कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अपने लाइफस्टाइल में। अपने बॉडी को कवर्ड रखना चाहिए जी, ताकि ये हवा का जो इम्पैक्ट है वो, या वात की जो डिसबैलेंस है वो, उससे हम बच पाएं। सो जागरूक रहना ये ज़रूरी है कि हम एक साइकिल है, हमारी धरती एक साइकिल फॉलो कर रही है, तो हम एक स्ट्रेट लाइन में नहीं उसको कर सकते कि वो हमने ये कर रहा है। खाने पीने पे भी बड़ा ध्यान रखना चाहिए हमें, और हमें पहनने में किस तरह से हम गर्मियों में धूप से दूर रहते हैं, तो सर्दियों में धूप हमें और चाहिए। सो ये सारी चीज़ें हमें समझनी चाहिए, पर ये तब जब हम अपनी बॉडी को समझना शुरू होंगे। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शरीर को जाने, हम जाने कि हम किस समय क्या फील कर रहे हैं। सो ये बॉडी और माइंड का जो कनेक्ट है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस लेकर आता है, और वो तभी आता है जब एक स्ट्रॉन्ग बीमारी कई बार झटका देती है, जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया। सो तब मैं ये रियलाइज़ करी, और मैंने ये नोट करा कि मैं हमेशा योग का रास्ता लेती हूँ, चाहे मानसिक तौर पे कभी तकलीफ या फिजिकली। मतलब आपने जैसा कहा कि बीमारी हमें तभी झटका जब लगता है, उसके बाद ही समझ आता है। वो बच्चे नहीं मानते ना जब तक हाँ राइट। पर योग अगर हम डेली करें तो डेफिनेटली हमें वो झटके से हम बच सकते हैं। बिल्कुल डेली करना चाहिए जी। तो अगर हम, आपने डाइट की भी यहाँ पे बात की, तो डाइट की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी डाइट हमें लेनी चाहिए शीत ऋतु में, ताकि हम गर्म भी फील करें और एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल हम फॉलो करें? डाइट में तो जितने हमारे लोकल उस टाइम खाना मिलता है वो ही खाना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड तो किसी भी सीजन में नहीं खाना चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी डाइट में हमको पानी में हाइड्रेटेड रहना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में ऐसा होता है कि ऐसे हमें फील नहीं होता कि प्यास लगी और प्यास की फीलिंग नहीं आती, पर बॉडी उस तरीके से फिर एक डिहाइड्रेशन के उसमें चली जाती है। तो पानी बहुत ज़रूरी है, सुबह उठ के पानी पीना। गुनगुना पानी पीना तो सारा साल ही पीना चाहिए, बट सर्दियों में खासकर गुनगुना पानी ही होना चाहिए। कम से कम 2 से 3 लीटर अगर आप पी सकें। अगर आपको प्यास नहीं भी लग रही है तो टाइमर सेट कर दें फ़ोन में और पीते रहें पानी उस तरह से। काढ़ा, अपनी चाय में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हैं दिन में 1 आध बार, जैसे अदरक हो गया, काली मिर्च हो गई,
दालचीनी हो गई, इस तरह की चीज़ें बनाकर एक अगर हम वो चाय को एक काढ़ा का रूप दे दें तो वो एक डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो जाएगा। जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी दही और लस्सी जैसी चीज़ें ठंडी होती हैं, सो ये वाली चीज़ें तो वैसे ही अवॉइड कर देनी चाहिए ठंड में। उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स, घी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी डाइट के लिए। हम बहुत कूल लगने के लिए और वो सब करने के लिए हम अपने डाइट में से ये सब चीज़ें निकालते जा रहे हैं। इससे तो मोटे हो जाएंगे। हाँ, मोटे हो जाएंगे, लेकिन मोटे नहीं होंगे क्योंकि वो बहुत ही एक प्योर फॉर्म है दूध का जो घी के रूप में हमारे सामने आया है। सो घी एक चम्मच तो कम से कम दिन में होना चाहिए। घी तो भी हो सकता है क्योंकि ठंडी में आपको चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी आपको गर्म रखने में ही बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही है, तो उसकी एनर्जी मिलनी भी तो चाहिए, तो ये इन चीज़ों से मिलती है। और आपने धूप की बात की कि विटामिन डी हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी विटामिन डी की सर्दियों में हो जाती है। तो क्या ऐसा कितना टाइम होना चाहिए कि हमें धूप सेकनी चाहिए, और कैसे, मतलब एक दिन में हम टाइम निकालें कि मॉर्निंग में या दिन में, किस तरह? सबसे अच्छा टाइम धूप का होता है 12 बजे से पहले वाला जी, और 1 घंटा अगर हम निकाल सकें धूप लेने के लिए, क्योंकि धूप से ही हमारे बॉडी में विटामिन डी की क्वांटिटी बढ़ती है, और विटामिन डी जब तक बॉडी में नहीं होगी तब तक कैल्शियम हम जितना मर्जी खा लें वो कैल्शियम बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होगा। हाँ, तो वो कैल्शियम का बैलेंस रखने के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। और पहाड़ों में क्या होता है या ठंडी सर्दियों में जब बादल वगैरह रहते हैं तो धूप की कमी काफ़ी रहती है, तो इसलिए नॉर्मली आप पाएंगे कि जोड़ों के दर्द उससे भी आते हैं। सो एक पहला सवाल आपके मन में ये भी आना चाहिए कि अगर घुटनों की दर्द हो रही है तो क्या वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो नहीं है बॉडी में। जी, और अगर हम बात करें किसी कि सर्दियों में ज़्यादातर हमें प्रॉब्लम हो जाती है, बीमारियां लग जाती है, या ठंड इतनी ज़्यादा लग जाती है कि हम मन नहीं करता कि हम बाहर भी निकलें, इससे हमारा माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा घर के अंदर रहना है या बाहर नहीं जाना है, तो हम थोड़ा सा डिप्रेशन तो नहीं कहेंगे पर थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि हम बाहर नहीं जा रहे, हम हैंग आउट नहीं कर पा रहे, हम कहीं अच्छी जगह नहीं जा पा रहे, क्योंकि ठंड में बाहर जाने का मन बिल्कुल नहीं होता है। तो ऐसे हम कैसे, क्या प्राणायाम बहुत हेल्प करता है हमें किसी भी स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए, तो कौन से प्राणायाम हमें विंटर्स में करने चाहिए जो कि हेल्पफुल करेंगे, हमारी बॉडी को भी गर्म रखेंगे, साथ ही साथ हमारे माइंड को जो है वो रिलैक्स करेंगे? हमारी बॉडी को गर्म रखने के लिए प्राणायाम तो चलो ठीक है, हम भस्त्रिका प्राणायाम है वो कर सकते हैं, हम देख भी सकते हैं किस तरह से, लेकिन एक लय है जो एक आसनों का लय, वो हम देख लेते हैं कि किस तरह से आप कह रहे हैं बाहर नहीं जाना है, तो घर में आपको 4-5 फुट से ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है ये सब आसन करने के लिए। सो एक फ्लो में हम ये समझ लेते हैं कि कौन से आसन है, नेचुरली प्राणायाम उसके साथ हम उसमें मूव कर सकते हैं। सो आसनों पे सबसे पहले हमने फ्लो समझा है अपना, उत्कट आसन जो कि एक चेयर पोज है, इसमें आप अपने टांगों के बीच में थोड़ा सा शोल्डर लेवल का गैप देंगे और इस तरह से अपनी बॉडी को करेंगे कि जैसे कुर्सी बन जाए, और अपने हाथों को या तो नमस्कार की पोजीशन में ऊपर या खुला इस तरह से रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि चेस्ट की भी एक्सपेंशन होगी, और चेस्ट की एक्सपेंशन के साथ साथ लंग्स को एक वो मिलेगा, एक्सरसाइज मिलेगी। हाँ। और एनीवे ये जिस तरह से ये अलाइंड है तो कुर्सी की शेप में, तो स्पाइन तो आ ही रही है, और उसके साथ साथ घुटने और टांगे भी। योग में सांसों का भी बहुत महत्व है कि श्वास प्रश्वास कैसे करना है, जब हम कोई आसन कर रहे हैं तो श्वास प्रश्वास का कितना ध्यान हमें रखना चाहिए? तो सबसे पहले हम जब भी पीछे जा रहे हैं तो हमें इनहेल करना चाहिए, और जब भी आगे झुक रहे हैं तो एक्सहेल करते हैं, और जब हम फाइनल स्थिति किसी भी आसन में होते हैं उसमें नॉर्मल ब्रीदिंग चलती है जी। सो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जब आप अपनी बॉडी को समझेंगे तो जैसे ही पेट दबेगा तो सांस बाहर निकलना ही है, दैट इज़ वो नॉर्मल ही है। बहुत सारे लोग नॉर्मल तरीके से, मतलब सांस सभी सही तरीके से नहीं लगता, आपको क्या लगता है कि सांस कैसे लेनी चाहिए एक व्यक्ति को? क्या सभी सही सांस लेते हैं? ब्रीदिंग प्रॉब्लम इस वजह से हमको फेफड़ों में प्रॉब्लम आता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें आए दिन देखनी पड़ती हैं। नॉर्मली हम क्या नोट करते हैं कि सांस जो है हम पूरी तरह से अपने लंग्स को भरते नहीं हैं, तो जब इनहेल करते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा ही लंग्स का
नॉर्मली एंगेज रहता है उसमें। तो नीचे वाला जो हमारे हिस्से, 3 भागों में लंग्स बटे होते हैं, नीचे वाले हिस्से तक हवा पहुंचती नहीं है, और वहाँ के जो एयर सैक्स हैं लंग्स की, उनमें वो धीरे धीरे इनएक्टिव हो जाती हैं। सो सांसों को लेने के लिए इनहेल पूरी अंदर तक होनी चाहिए और एक्सहेल बाहर पूरी तरह से। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट फूलना चाहिए, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाना और चाहिए। पेट दोनों हाँ, वो दोनों एंगेज होने चाहिए। और जब हम सांस बाहर कर रहे हैं तो नॉर्मली क्या होता है, हम कई बार ये भी देखते हैं कि कंधे ऊपर उठ रहे हैं, वो सही तरह का तरीका नहीं है सांस लेने का। अंत में कोई संदेश जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें? हमें ये समझना चाहिए कि हमें एक जीवन मिला है और उस जीवन में हमें कुछ लिमिटेड सांसें मिली हैं, और जीवन की लंबाई उन सांसों से मानी जाती है। सबसे ज़्यादा हम नॉर्मली क्या है, हम अपने आप पे कभी फोकस नहीं करते हैं। तो हमें किसी भी हम दूसरों पे ध्यान रखते हैं। तो दूसरों पे ध्यान हम तभी रख पाएंगे जब हम स्वस्थ होंगे। तो हमें अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये भी हमें याद रखनी चाहिए कि हम एक ऐसे इंसान हैं जो आखिरी घड़ी तक हम अपने साथ होने वाले हैं। बिल्कुल सही। और कोई नहीं होगा हमारे साथ आखिरी घड़ी तक। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डेफिनेटली हमारे जो दर्शक हैं वो भी इससे लाभान्वित हुए होंगे। तो दर्शकों, मन और आत्मा को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ योग करना ज़रूरी है, इसलिए योग करें और निरोग रहें। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।